बच्चे आने वाले समय में अगर नौकरी के लिए परेशान हैं और उनको काम नहीं मिल पा रहा है तो उनको परेशान मत करिएगा, बोझ मत डालिएगा। अगर आपका बच्चा परमानेंट नौकरी मिलने की जगह किसी ठेकेदार की नौकरी पे जा रहा है, रोज़ंदारी का काम कर रहा है, टेम्परेरी काम कर रहा है, तो अचरज मत कीजिएगा। ये हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल है। इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अब आपके बच्चों का जो करियर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ये आपको इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। हमारे बच्चे, अब ये दर्दनाक है, दुखद है और हमने अपने जीवन में कभी ऐसी नौकरियां स्वीकार नहीं की हैं, लेकिन ये आज की हकीकत है, कड़वी हकीकत है। ये ही आज का हिंदुस्तान का सच है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में श्रमिकों के शोषण की ऐसी खुली छूट ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस के नाम पे पूंजीपतियों को नहीं दी गई होगी जैसी भारत में दी जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारे आंकड़ों की, जो नए आंकड़े आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो ये बता रहे हैं कि हम और आप अब फिनिश हो चुके हैं। हमारा भविष्य कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमारा भविष्य हो ही नहीं सकता है जब तक आपकी कोई स्थायी नौकरी या स्थायी आमदनी नहीं होगी। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। आप मकान बनाने के बारे में नहीं सोच सकते, आप बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकते, कोई लोन नहीं ले सकते और कोई आपको लोन देगा भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में नौकरियों का नया तरीके का चलन आ गया है। ऐसा चलन जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को बस गुलाम से 1 डिग्री कम बना दिया गया है। आज हम इन सभी कड़वी बातों पे बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेंगे, उनकी स्थिति क्या होने वाली है इस देश में, इस पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं knockingnewz.com का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बहुत बड़ी संस्था है इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन, और ये हिंदुस्तान में कैसे नौकरियों का पैटर्न चल रहा है वगैरह वगैरह, इस सब को लेकर काम करती है और इसी को वो सेवाएं भी इससे जुड़ी हुई देती है। इस संस्था ने एक बार फिर से अपनी एक सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट रिलीज की है। इसका नाम है फ्लेक्सी एम्प्लॉयमेंट सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट 2025-26। इसके जो आंकड़े हैं वो आपके कान के ढक्कन खोल देने वाले हैं। आपका बच्चा अगर कहता है कि भाई मुझे नौकरी जो मिल रही है वो यही मिल रही है, रोज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जब चाहेंगे घर बिठा देंगे, तो ये बहुत नॉर्मल है। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही हो रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2025 में जो फ्लेक्सी वर्कर हैं उनकी संख्या 70% हो गई। अब फ्लेक्सी वर्कर क्या होते हैं? इस संस्था के हिसाब से एक परिभाषा है फ्लेक्सी वर्कर की, जिसमें जिन लोगों के फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लचीले अनुबंध होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, जब चाहे निकाल दे, जब चाहे रख ले, वगैरह वगैरह। कुछ प्रोजेक्ट के लिए भैया हमने आपको रखा है, इस प्रोजेक्ट के लिए, ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, इसके लिए रख रहे हैं, उसके बाद निकाल देंगे। इसके अलावा पार्ट टाइम वाली नौकरियाँ, भैया शाम को 2 घंटे के लिए काम करना है। एजेंसी के ज़रिए काम करने वाला मामला, जैसे कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर अस्पतालों का जो स्टाफ होता है, ये सब लोग जो है वो कुल वर्कफोर्स के इस तरह के टेम्परेरी नौकरी वाले हिंदुस्तान में जो जितने नौकर कर्मचारी हैं उनमें से 70% ऐसे लोग होंगे 2025 में। सिर्फ 5 साल पहले 2020 में ये संख्या सिर्फ 20% थी। 80% डायरेक्ट कंपनियों के परमानेंट कर्मचारी होते थे 5 साल पहले, और आज वो 30% रह गए हैं। ये बदलाव इस रिपोर्ट में आया है और ये बता रहा है कि किस तरह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान में रोजगार का सिनेरियो बदल गया है। गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, सरकार चाहेगी नहीं कि इस पर कोई मसला उठे। यूनियनें ख़त्म कर दी गई हैं जो हमारे लिए लड़ती थी, हमारी जो आवाज़ उठाती थी, लाल झंडा गायब हो गया है। और ऐसे में जिस पे मीडिया में चर्चा ना हो, सोशल मीडिया पे चर्चा ना हो, उस पे नेता भी चर्चा नहीं करते हैं, उस पे समाज सेवी भी चर्चा नहीं करते। तो हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि शायद इस पे चर्चा हो, इसको आप फॉरवर्ड करें, लोगों से बात करें, इस पर बहस करें। और जो फ्लेक्सी
वर्क, इसको उन्होंने बताया फ्लेक्सी वर्कफोर्स, ऐसे लोगों को जो जिनकी पक्की नौकरी नहीं है, ये 73% पुरुष ऐसे हैं और 27% महिलाएं हैं, और इसमें 4% स्टूडेंट्स भी हैं जो फ्लेक्सी वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं। 40% लोगों की उम्र जो इस तरह की नौकरी को भुगत रहे हैं 25 से 30 साल के बीच की। अब चूंकि इस 5 साल में ही सारा परिवर्तन हुआ है, तो जो नई नौकरियां मिल रही हैं वो 25 से 30 साल के बीच के लोगों की होंगी, जाहिर बात है। वो सब लोग कच्ची नौकरी में ही जा रहे हैं, और 30 से 31% के ऊपर के जो लोग हैं वो करीब 31% हैं। यानी जाहिर बात है वो पहले से काम कर रहे हैं परमानेंट, तो उनकी नौकरी भी बेहतर है। और रिपोर्ट के अनुसार 2,20,000 लोग नौकरियों से जुड़े, पहली बार उन्होंने पहली नौकरी ज्वाइन की है 2025 में, और इनमें से ज़्यादातर लोग टेम्परेरी वाले ही हैं, फ्लेक्सी वर्क के तहत उनको काम मिला है। और इनका जो अनुपात है वो ये है कि कुल मिला के जो आंकड़ा निकला है वो कह रहा है 72 लाख ऐसे कर्मचारी हो चुके हैं, और ये संख्या करीब 91 लाख से ऊपर हो सकती है। ये आंकड़ा अपने आप में सोचने को मजबूर करता है। देखने में आपको ये रोजगार का आंकड़ा लग रहा है, आप खुद को उसकी जगह रख के देखिए जो आपका बच्चे के साथ हो रहा है। इस बच्चे की तरह खुद को रख के देखिए कि आप क्या टेम्परेरी नौकरी से कभी सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। आप किसी अच्छे स्कूल में उसकी नौकरी लगाएं, पता चला 6 महीने बाद चली गई आपकी नौकरी, तो अच्छे स्कूल में उस पढ़ाई कैसे करेगा। आप सोचें कि मैं मकान किराए पे ले लूँ, आपकी EMI कैसे चुकाएंगे, पहले तो बैंक ही आपको लोन नहीं देगा। तो कुल मिला के आपका जीवन ये हो गया कि रोज़ कमाने खाने वाला, जैसे फुटपाथ पे कंघी बेचने वाला आदमी है, दूसरे लोग हैं बेचारे घर से निकलते हैं, माल बिक गया कुछ तो खा लिया, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, आज 4 पैसे बच गए तो उसको कमेटी वमेटी डाल के कहीं रख लिए, कभी थोड़े ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो घर के लिए कोई सामान खरीद लिया। वो तो बिजनेस में है, उनकी कमाई कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। नौकरी वाले का तो हाल क्या होने वाला आप कल्पना कर लीजिए। और ये रिपोर्ट कहती है कि नौकरी पूरी तरह से अब बदलती जा रही है और फ्लेक्सी वर्कर होती जा रही है। तो ये इस देश में किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है इसको समझिए। ये हिंदुस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे उद्योगपतियों, अमीरों और अरबपतियों को जो खुली छूट दी जा रही है उसका नतीजा है। ये हुई एक ताज़ा रिपोर्ट। अब हम कुछ पुराने आंकड़ों पे भी चलते हैं, जो आंकड़े हमारे सामने हमारी हकीकत इस देश की सामने रखते हैं। आंकड़े हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। ORF एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, अंबानी साहब उसको फंड करते हैं और उसके बहुत सारी ब्रांचें हैं दुनिया भर में। और एस जयशंकर साहब के पुत्र भी जो है इसी फाउंडेशन से जुड़े हुए अमेरिका में, ऐसा आपको जानकारी में होगा। ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है ORF की, उस रिपोर्ट को जब हमने बात की उसको एक तरफ रख दिया अगर फ्लेक्सी वर्क वाली को, ये कहती है कि एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या बन गई है, यानी ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास काम नहीं है। इस रिपोर्ट में इन्होंने अलग अलग सोर्सेस को लिया, ये इनका अपना सर्वे नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े आए हैं अभी संसद में रखे गए हैं 2024-25 के, उसमें केवल 8.25% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो अपनी मर्जी की नौकरी पा सकें। केवल 8% लोग, 8.25%। इसके अलावा आधे 50% ग्रेजुएट, 50% लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट या तो शुरुआती काम, मजदूरी, मेहनत टाइप का काम कर रहे हैं, एलिमेंट्री काम, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लिया, और या फिर सेमी स्किल्ड नौकरियों में काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। 50% ग्रेजुएट हिंदुस्तान के। जो लोग गरीब आदमी को देख के ये ज्ञान देते हैं ना कि कमा लो, कौन रोक रहा है, या झोपड़ी में क्यों रहते हो, अपना घर बनाओ, सरकारी सड़क है तुम्हारे पिताजी की है क्या, उन लोगों को ये आंकड़े देखने चाहिए। काम है ही नहीं तो आदमी करेगा कहाँ से। अब उसने भीख मांगना सीख लिया, एक स्किल है उसके अंदर, पकोड़े बेचना स्किल है, सरकार बोल चुकी है। नतीजा ये हुआ है कि स्किल और जॉब का मिसमैच ज़बरदस्त है। लोगों को इस हिंदुस्तान में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ स्किल और जॉब के मिसमैच की।
भारत में जितने इंजीनियर चाहिए उसके 3 गुना से ज़्यादा इंजीनियर हैं, और प्लम्बर जितने चाहिए उसके 1/3 प्लम्बर हैं। और इसीलिए एक प्लम्बर की कमाई एवरेज एक इंजीनियर से 3 गुनी होती है। क्यों? क्योंकि स्किल और जॉब के बीच का जो मिसमैच है वो ये है कि आपकी सरकार अंधाधुंध कुछ भी छापे जाती है, धनाधन धनाधन। अभी ये एआई शब्द सुना, हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूट एआई में डिग्री बांट रहा है। ये बच्चे करेंगे क्या इतना, कोई नहीं जानता। नेशनल ये जो सर्वे था हमारा, इसमें नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है सरकार का जो सांख्यिकी कार्यालय है, उसका जो लेबर फोर्स सर्वे है वो कहता है कि ग्रेजुएट युवाओं में, ये भारत सरकार का सर्वे है भाई, सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं, ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी 13% है, बेरोजगारी की दर। बिना पढ़े लिखे वर्ग में बेरोजगारी कम है इसके मुकाबले, यानी जो ग्रेजुएट आदमी उसको काम नहीं मिल रहा, बगैर पढ़े लिखे को फिर भी मिल जा रहा है। एक और संकट इस रिपोर्ट में दिखाई देता है जो है एनईईटी संकट। एनईईटी क्या मतलब? नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। मतलब जो आदमी ना तो पढ़ रहा है, ना नौकरी कर रहा है और ना कहीं ट्रेनिंग ले रहा है, ये कहलाता है एनईईटी। 2024 में भारत के 25% नौजवान एनईईटी श्रेणी में थे, मतलब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, कहीं ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे थे और नौकरी भी नहीं मिली थी। जो पूरी दुनिया का एवरेज है उसका 20% अकेले भारत में है। ये ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं और सरकार से आंकड़े निकाले हैं। ब्राज़ील में 20%, दक्षिण अफ्रीका में 34%। भारत में नौकरियों में स्त्री पुरुष का भेद भी बहुत ज़्यादा है। नीट में सबसे ज़्यादा हिस्सा युवतियों का है 48% और पुरुषों का 9.8%। इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप इसको केवल आंकड़ा मत समझिए, ये जीते जागते इंसानों का दर्द है। उस बच्चे को देखिए जो आपके पड़ोस में रहता है, तो ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, ट्यूबलाइट में जल रहा है, लैंटर्न में पढ़ रहा है, छत पे सो रहा है, वगैरह वगैरह। बेचारा कहीं जाता है, धक्के खाता है, कभी आपको बस में लटक के जाता हुआ दिख रहा है। उस बच्चे का दर्द है ये, पूरी मेहनत कर रहा है, नौकरी नहीं है, और उसको हम आपस में लड़ाते हैं, कुत्ते की तरह लड़ाते हैं, मुर्गों की लड़ाई की तरह। उसको बोलते हैं तेरे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है भाई क्योंकि ये आरक्षण वाला तेरी नौकरी ले गया। अरे भाई, उस आरक्षण वाले को अगर नौकरी ना भी दी जाए, सारी तुमको दे दी जाए, तब भी तुम बेरोजगारी रहने वाले हो क्योंकि देश में तो नौकरी है ही नहीं। ये आरक्षण के नाम पे तो तुमको लड़ाया जा रहा है। उसको जरा सा हक क्या मिल गया, आपको उसके पीछे लगा दिया ताकि आपका ध्रुवीकरण वोट का हो सके। हालत यह है कि जो युवा निधि है, अलग अलग सरकारें जो लोगों को मदद कर रही हैं इसके बाद में, उसमें कर्नाटक की सरकार 3,000 रुपये महीना देती है। अब ये हिंदुस्तान की तस्वीर देखिए बेरोजगारी भत्ते की, 3,000 रुपये महीने। उसको जिसकी डिग्री है और जिसको डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपये पर 2 साल से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा सक्षम युवा हरियाणा में 1,200 रुपये ग्रेजुएट को 2,000, नॉन ग्रेजुएट को 1,200 रुपये। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता ये मिलता है बिहार में। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब आपको लगेगा कि भाई चलो सरकार मदद तो करे, नहीं। हमेशा याद रखिए, हिंदुस्तान में गरीब आदमी हो, दुनिया में बेरोजगार हो, युवा हो, उसके दुख दर्द की जिम्मेदार भी सरकार होती है, और वो अपने दुख दर्द को लेकर आक्रोशित ना हो इसके लिए उसे चुप कराने, पेसिफाई कराने का काम भी सरकार करती है। अगर ये बेरोजगार घूमेगा तो या तो ये क्राइम करेगा, और अगर बहुत सारे बेरोजगार समाज में हो गए तो हक मांगने लगेंगे और सरकार को उठा के पटक देंगे। वो देखेंगे तुम्हारा जो सेवा तीर्थ है, इतना लग्जरी तुमने बनाया, मेरे पास तो 10,000 की नौकरी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे युवा इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, तो क्या होगा? तो उनका मुंह बंद कराने के लिए 2,000 रुपये महीने दे दो, 1,500 रुपये महीने दे दो, इसी में खुश हो जाएंगे। कोई कह देगा लैपटॉप ले लो, कोई कहता है स्कूटी ले लो। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उत्तर प्रदेश के बजट में सरकार ने लिया है। इस बार का जो बजट आया
साढ़े 9 लाख का कुल बजट है, 9.5 लाख का करोड़ का बजट है और 1 लाख करोड़ उसमें यूपी की सरकार कर्जा लेने वाली है और उसमें से क्या करने वाली है, ऐसे ही बांटने वाली है। लूटो, अपने उद्योगपति दोस्तों को लुटवाओ, पूरा का पूरा पी जाओ, गटक जाओ, उस पैसों ले जाओ विदेशों में लगा दो, दिवालियाँ घोषित कर दो, बैंकों से हेयर कट दिला दो, हर तरफ से लूट ही लूट मची हुई है। रोज़गार के नाम पे खुली छूट दे दो, काम दें या ना दें, और उसके बाद में आपको जो है वो छोटी सी सहायता दे दी जाएगी और आप खुश हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे उसी में खुश हो जाएंगे, चलो भाई आज तो 12,000-1200 रुपये मिले हैं, अब तो बियर पीते हैं, बस ये एंटरटेनमेंट कर लेते हैं बस। और वही तो वो चाहते हैं, आप रील में घुसे रहो, आप ये करते रहो, वो करते रहो। हालत ये है कि ये पूरी दुनिया में अगर देखें तो हर जगह जहाँ शोषण है ये दिया जा रहा है। चिली में अगर वैश्विक संदर्भ देखें तो यूथ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी जो है वो दी जा रही है और उससे रोज़गार पाने की संभावना 25% बढ़ गई है। हमारे यहाँ भत्ता दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भैया नौकरी नहीं है तो क्या करें, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, सबको ये थोड़ी मिल जाएगा। भैया ठहरो, नौकरी है और इस रिपोर्ट का निचोड़ भी ये है कि नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि शिक्षा प्रणाली और जहाँ पे काम मिलता है उसके बीच में एक डिस्कनेक्ट बना हुआ है। हमारी मानसिकता है डिग्री उन्मुख, भैया हमारे पास तो ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, पीजी होनी ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। काम आदमी वो सीख रहा है जो काम आने वाला नहीं है। मैंने एमए किया है राजनीति विज्ञान में, क्या होगा उसका? मैंने फिजिक्स से एमएससी किया है, कितने लोगों की ज़रूरत है एमएससी फिजिक्स वालों की समाज में? और हम इस तरह की पढ़ाई करते चले जा रहे हैं। तो इस मिसमैच से क्या हो रहा है, मैंने आपको प्लम्बर वाला उदाहरण दिया। प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर तैयारी नहीं किए जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। इंजीनियर नहीं चाहिए, ज़्यादा हो गए हैं, तब भी इंजीनियरिंग पढ़ाते जाओ। मीडिया चैनल बंद हो रहे हैं, बहुत सारे चैनलों के लाइसेंस वापस हो गए, दुर्गति है मीडिया की, अखबार बंद हो रहे हैं। मास कम्युनिकेशन की डिग्री छपी जा रही है, छपे जा रही है, खूब सारी मास कम्युनिकेशन डिग्री, और बड़ी बड़ी कंपनियां खुद ही अपने यहाँ डिप्लोमा दे रही हैं, वो बाहर वालों को रख भी नहीं रही हैं तब भी। तो ये पूरी सिचुएशन जो है वो खतरनाक हालात पैदा कर रही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ बन ही नहीं रहा है। मैं फैक्ट्री खोलूँ, फैक्ट्री खोल के सामान बनाऊँ, कच्चा माल लाऊँ, यहाँ से वहाँ सामान ले जाऊँ, 100 झंझट, 100 लोन करूँ, तब भी मेरा मुनाफा मुश्किल से 10%, और मैं उसी पैसे को सोने में लगा दूं, शेयर बाज़ार में लगा दूं तो 40%, 50%। तो मैं फैक्ट्री क्यों खोलूँगा? और फैक्ट्री खोलूँगा तो परेशान करने के लिए नेता आ जाएगा, इंस्पेक्टर राज, ये लाइसेंस वो लाइसेंस। तो ऐसी दशा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ना बंद हो गया है। जब कुछ बनेगा नहीं तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? और इसी वजह से पूरा का पूरा मामला खतरनाक तरीके से आगे बढ़ गया है। और ये सारी चीज़ें हमको बता रही हैं कि आने वाले समय में मेरे घर का बच्चा कैसा काम कर रहा होगा, उसकी नौकरी कैसे होगी, उसका रोज़गार कैसा होगा, वो अपना पेट पाल पाएगा नहीं पाल पाएगा, उसके बच्चों का पेट पलेगा कि नहीं पलेगा, क्या वो हमारी तरह शाम को दफ्तर से आने के बाद लॉन में बैठ के चाय पी पाएगा, या दफ्तर से आने के बाद बैग फेंक के 2 घंटे किसी ज़ोमैटो, स्विगी या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए सामान की डिलीवरी करने चला जाएगा। जो भी है, ये हकीकत है, सबको जानना ज़रूरी थी, मैंने आपको बता दी। नमस्कार, जय हिंद।